हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। यानी आज के लेक्चर में हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे बैक एक्सरसाइज में गिवन है वो सारे अटेम्प्ट करेंगे वन बाय वन। अगर किसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कोई डाउट है या किसी को कोई टॉपिक दोबारा समझना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब वहां से उस टॉपिक को दोबारा से देख सकते हो। और प्लस अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स गिवन है। आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करके उस क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। आपको कुछ मेटल्स गिवन है और इन मेटल्स को आपको अरेंज करना है कि अगर इनका सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो कौन से मेटल किसको डिस्प्लेस कर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट कब कर पाते हैं, जब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो दूसरे मेटल के कंपैरेटिवली, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कब स्टडी करते हैं, जब वो मेटल दूसरे मेटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी हम लेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता अभी किसका क्या हमें डिस्प्लेसमेंट शो होगा। हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ही देखते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट है एल्यूमिनियम और दूसरा हमारे पास कॉपर का सॉल्ट है CuSO4। तो जब हम इन दोनों एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करते हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम 0 स्टेट में और कॉपर जो है वो +2 स्टेट में। और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जो कि अगर तभी पॉसिबल है जब एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर प्लस Al2SO4 होल थ्राइस की फॉर्मेशन होगी, जिसमें कॉपर 0 स्टेट में चला जाएगा और एल्यूमिनियम +3 स्टेट में चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो एल्यूमिनियम की तो क्या हो रही है 0 से +3, विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ऑक्सीडेशन। और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन, विच मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, यानी एल्यूमिनियम के पास इतनी टेंडेंसी है कि वो कॉपर को रिड्यूस कर दे, तब तो ये रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो कॉपर को रिड्यूस कर दे तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट हम डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं जिसकी और जिससे करवाना चाहते हैं उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को हमें मेजर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा जिसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी वो सबसे अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल को ऑब्जर्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगी, उस टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास बीच में है हाइड्रोजन और इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स है और उसके नीचे कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है और नीचे वालों का नेगेटिव में है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, और ज़्यादा छोटी वैल्यू। सो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जैसे जैसे हम टेबल में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब वो अच्छे रिडक्शन नहीं अच्छी ऑक्सीडेशन में जाते हैं। तो विच मीन्स कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा या जितना ज़्यादा कम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स की जो आपको गिवन है उन सब की रिडक्शन पोटेंशियल्स को या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को अगर हम नोट करें तो उसका ऑर्डर हमें क्या ऑब्जर्व होएगा, आपको कुछ इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू में ऑर्डर ऑब्जर्व होगा, जिसमें कॉपर का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और मैग्नीशियम का सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। विच मीन्स कि जो आपका मैग्नीशियम है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो अगर ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स के सॉल्ट में से उन एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। सो अगर हम इनके डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर देखेंगे तो वो इससे रिवर्स हो जाएगा। बस यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। सो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, A metal of strong reducing power displaces another metal of weaker reducing power from its salt solution। हमें पता है कि जो मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर का होगा वो वीकर रिड्यूसिंग पावर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एंड सिंस अ मेटल विद लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, सो द ऑर्डर इज, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर होगा वो होगा मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन एंड देन कॉपर, विच इज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। So this is your question number 1. Now let's move on to question number 2. Question number 2 में क्या पूछा हुआ है,
गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, आपको यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है और आपको ये बोला हुआ है अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, और इन मेटल्स को रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी या फिर आप कह सकते हो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। सो हमें यहाँ पर वही ढूंढना है। अगर आप इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि आपका जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम एलिमेंट सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो सबसे कम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू आ रही है मैग्नीशियम की, और फिर आप देख रहे हो कि हमारे पास क्रोमियम है नेगेटिव में, ये दोनों तो पॉजिटिव में है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे मरकरी एंड देन सिल्वर। तो बस यही ऑर्डर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा, द लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर इज, सबसे कम Ag का होगा एंड सबसे मैक्सिमम पोटेशियम का होगा। तो आपके पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, सिल्वर, मरकरी, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड देन पोटेशियम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिस इज अकरिंग। आपके पास एक रिएक्शन हो रही है, ये जिस गैल्वेनिक सेल में ये हो रही है, आपको उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। सो सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे शो करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड, फिर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज आता है और उसके बाद हम शो करते हैं कैथोड को। तो बस यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। सो हमें पता है कि एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। सो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन विच इज ऑक्सीडेशन, और Ag पॉजिटिव से Ag की फॉर्मेशन विच इज रिडक्शन। तो यहाँ पर जिंक की तो क्या हो रही है ऑक्सीडेशन और सिल्वर की रिडक्शन, विच मीन्स जो जिंक वाला पार्ट है वो एनोड पर हो रहा है और सिल्वर वाला पार्ट आपका कैथोड पर हो रहा है। तो आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन होगी आपके पास जिंक सॉलिड से जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस की फॉर्मेशन, ये आपके पास एनोड का पार्ट है, फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है आपका Ag सिल्वर जो आयन फॉर्म में आयनिक फॉर्म में है उसकी रिडक्शन हो रही है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन। तो ये तो हो रही है आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंटेशन है सेल की। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन सा इलेक्ट्रोड पर होता है, एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारे पास यहाँ एनोड कौन सा है, जिंक वाला पार्ट, विच मीन्स कि जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है वो है जिंक। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, द कैरियर ऑफ द करंट। करंट कौन कैरी करता है, करंट कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बस यही आपको बताना है, द कैरियर ऑफ करंट इज इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन से मूव करते हैं, एनोड से कैथोड मूव करते हैं, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रॉन। बस जो ये आपने सेल रिप्रेजेंटेशन करी है इन्हीं की आपको इंडिविजुअल रिएक्शन शो करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो रिप्रेजेंटेशन अभी हमने देखी थी लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड, राइट हैंड साइड पर कैथोड। उसके बाद आपको फर्स्ट पार्ट में जो पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड विच इज एनोड, तो जिंक इलेक्ट्रोड है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। देन कैरियर ऑफ द करंट विच इज इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक, दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि आपका एनोड क्या है जिंक और कैथोड क्या होगा सिल्वर। तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है, विच इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। देन आपको इंडिविजुअल रिएक्शंस शो करनी थी। सो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। सो दिस इज योर इंडिविजुअल रिएक्शंस एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपके पास यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दिखा रखी हैं और इन रिएक्शंस में ये बोला हुआ है कि आपको इनके स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इज E0 ऑफ द सेल को फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द G0 दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। E0 फाइंड आउट करने के बाद आपको उसकी गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। आपको रिएक्शंस गिवन है और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही फर्स्ट पार्ट सॉल्व होएगा सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्शंस ही हैं। तो जो स्टेप्स हम फर्स्ट पार्ट में फॉलो करेंगे वही स्टेप्स हम सेकंड पार्ट में फॉलो करेंगे।
सो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विच इज ई नॉट ऑफ द सेल। सो हम ई नॉट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी हमें ई नॉट फाइंड आउट करना होता है, ई नॉट ऑफ सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट फॉर एनोड। और हमें पता है कि कैथोड पे क्या हो रही होती है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन। सो अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो इस रिएक्शन के अंदर क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है विच इज ऑक्सीडेशन, एंड कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम की फॉर्मेशन हो रही है विच इज रिडक्शन। तो जो क्रोमियम वाला आपका पार्ट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह, और जो कैडमियम वाला पार्ट है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपके पास ये जो कैथोड है, जो वो कैडमियम है वो कैथोड होगा और क्रोमियम आपका एनोड है। सो आपके पास ये पोटेंशियल कैथोड का हो जाएगा और ये एनोड का हो जाएगा। सो इनके डिफरेंस से आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, ई नॉट ऑफ द सेल। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले इतना करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सो ई नॉट ऑफ सेल इज ई नॉट फॉर कैथोड माइनस ई नॉट फॉर एनोड। कैथोड के लिए हमें पोटेंशियल गिवन है विच इज माइनस 0.4 वोल्ट और एनोड के लिए भी हमें गिवन है माइनस 0.74 वोल्ट। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू 0.34 वोल्ट। दिस इज ई नॉट फॉर दिस सेल रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अब हमने इसका ई नॉट फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज व्हाट, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जिसमें आपके पास एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ तो हमें रिएक्शन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गिवन नहीं है। सो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करें। देखो, आपको हर बार रिएक्शन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें रिएक्शन से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना सीखेंगे। देखो कैसे सीखेंगे, हमें बस चार्ज बैलेंस करना होता है। यहाँ क्या दिख रहा है, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, यानी अगर हम सिंगल क्रोमियम को देखेंगे 1 मोल के लिए तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 0 से +3 जाने में, और यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम कितने हैं, 2। सो अगर एक क्रोमियम के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। सो हमें ये तो पता लग गया कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट खुद को क्रॉस चेक करने के लिए हम सेकेंड एलिमेंट भी देख लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट में क्या हो रहा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव से कैडमियम की फॉर्मेशन विच मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट। एक कैडमियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट, कैडमियम कितने हैं, 3। सो 3 कैडमियम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों में ही आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट दिखी ना, विच मीन्स कि हमारे पास एनोड और कैथोड दोनों पर ही 6 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए वो कितने आ जाएंगे, 6। तो यहाँ पर ऐसे आप बिना रिएक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें, अलग अलग अपने स्टेप्स को बढ़ाने से अच्छा आप रिएक्शन से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना सीखो, इससे आपका टाइम भी बचेगा। सो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई 6। नेक्स्ट कम्स वैल्यू फॉर f। f क्या है, फैराडे, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल। फिर आता है आपके पास ई नॉट, जो अभी आपने फाइंड आउट करा है वही आपको यहाँ पुट करना है। बस वो सारी वैल्यूज को पुट करके आपको अपना फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट करना है। तो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा, जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आपके पास -196860 जूल्स में वैल्यू आएगी। और अगर आपको इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। सो आपके पास सोल्यूशन में आएगा -196.86 किलो जूल्स। दिस इज योर वैल्यू फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, और यू कैन से स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि डेल्टा जी नॉट है। ये हो गया आपके पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फर्दर विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास क्या रिलेशन था, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन था, विच मीन्स कि आप इससे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो क्या रिलेशन था हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -RT ln k, जिसमें ln क्या है, 2.303 log k। तो जब हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, R की वैल्यू, टेम्परेचर, अगर हमें गिवन ना हो तो हम रूम टेम्परेचर 298 कंसिडर करते हैं, और फिर हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे आपके पास कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी, जिसमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने जूल्स में कंसिडर करी है, क्योंकि R की वैल्यू जो 8.314 हम कंसिडर कर रहे हैं ये जूल्स में कंसिडर कर रहे हैं। अगर आपको इसे किलो जूल्स में कंसिडर करना है तो यहाँ पर भी इसे किलो जूल्स में कंसिडर करना होगा। सो हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद कुछ इस टाइप से इक्वेशन बन रही है। सो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे आपके पास log k की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, विच इज इक्वल टू 34.501। अब अगर आपको यहाँ से k की वैल्यू सॉल्व करनी है तो वो कैसे करोगे,
एंटी लॉग लेकर, क्योंकि जब लॉग इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाता है तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑन फाइंडिंग द एंटी लॉग फॉर 34.501 यू विल गेट वैल्यू फॉर k एंड दैट कम्स आउट टू बी 3.17 इंटू 10⁻34। सो ये है आपके पास आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये थी आपके पास आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, और ये है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। यानी यहाँ पर हमने अपने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब जैसे हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा है, इसी तरीके से हम इस सेकंड पार्ट यानी सेकंड सेल के लिए भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेकंड सेल में भी हमारे पास रिएक्शन है, जिस रिएक्शन के हमें पोटेंशियल्स गिवन है। इन पोटेंशियल से हम E0 फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी फॉर्मूला को यूज करके हम डेल्टा G0 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट, +1 से +0 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट, और कोई सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी 1। यहाँ आपने फाइंड आउट करी थी 6, सो हमें n की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट करनी आ गई, वो आप यहाँ यूज करोगे और फिर उसके बाद आप इस वैल्यू को यूज करके k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट करा है। सो हमारे पास सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा? सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, जहां पर जो E0 है इसमें आपके पास यहाँ आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे +2 से +3 विच मीन्स ऑक्सीडेशन एंड +1 से 0 विच मीन्स रिडक्शन। तो आयरन जो है ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर है और ये आपका कैथोड पर है। सो E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड आपका है सिल्वर और आयरन है एनोड। तो यहाँ से आपके पास E0 ऑफ सेल आ गया विच इज 0.03 वोल्ट्स। अब इस E0 को यूज करके आप डेल्टा G0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जो पहले जूल्स में आएगी, फिर 1000 से डिवाइड करने के बाद किलो जूल्स में आएगी। अब इस वैल्यू को यूज करके आप K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो जब आप K की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सारी इक्वेशंस में सारी की सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करने के बाद लॉग K की वैल्यू आएगी 0.507, जिसका एंटी लॉग लेने से आपके पास K की वैल्यू आएगी 3.22. So this is how you can find out equilibrium constant, Gibbs free energy and standard cell potential. So this is your question number 4. Now let's move on to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। अब 5 में आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 लेकर डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये, इस पार्ट में हमें सेल गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना होगा? सेल की रिएक्शन। सेल की रिएक्शन क्या हो रही है? ये एनोड है, ये कैथोड है, विच मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। सो जैसे हमें गिवन है हम वैसे ही देखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस यहाँ पर जो कैथोड है वहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है, और दोनों में ही आप ऑब्जर्व करोगे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ओवरऑल हमारे पास इसी रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी। सो ये है हमारे पास रिएक्शन फॉर दिस सेल। अब इस सेल के अंदर अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन देखने, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n log product which is magnesium 2 positive डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट विच इज कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन। अब आपको नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है? ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है आपको ई सेल फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको ई सेल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम यहाँ से देख लेंगे विच इज 2। सो एन की वैल्यू तो हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशंस भी हमें गिवन है, हमें सिर्फ ये ई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है। सो यहाँ से हम ई नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ई नॉट क्या होता है? ई ऑफ कैथोड माइनस ई फॉर एनोड। सो यहाँ पर हमारे पास एनोड है मैग्नीशियम और कैथोड है कॉपर। सो यहाँ पर हम कॉपर माइनस मैग्नीशियम से सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करनी है और फिर ईएमएफ ऑफ द सेल को फाइंड आउट करना है। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर इस सेल का ईएमएफ आ जाएगा। सो सबसे पहले हम ई नॉट फाइंड आउट करेंगे। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट फॉर कॉपर माइनस ई नॉट फॉर मैग्नीशियम। कॉपर का आपको गिवन है 0.34 वोल्ट्स और मैग्नीशियम का गिवन है -2.37। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट फॉर ई नॉट फॉर द सेल विच इज 2.71 वोल्ट्स। यहाँ से हमारे पास आ गया ई नॉट। अब हमें लिखनी है हमारी नर्स्ट इक्वेशन।
दिस इज आर नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल, जहां पर अब हमें ई नॉट की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू और इन कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू पुट करनी है टू गेट द वैल्यू फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल और यू कैन से सेल पोटेंशियल। सो यहाँ पर जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से फॉर्म होगी। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपके पास यहाँ से तो वैल्यू आएगी log 10 की वैल्यू होती है 1। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ई नॉट की वैल्यू आएगी ई सेल की वैल्यू आएगी 2.68 वोल्ट्स। सो दिस इज योर ईएमएफ ऑफ दिस सेल। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट और यू कैन से द सेकंड सेल। सो सेकेंड पार्ट में आपके पास ये सेल गिवन है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके सामने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन अराइज हो रही होगी कि मैम आपने ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 क्यों लिया, यहाँ भी तो हाफ ले सकते थे। उसके लिए देखो आप दोनों पार्ट्स को एनोड और कैथोड को अलग अलग बैलेंस करो। एनोड पर हमारे पास क्या है, आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, और कैथोड पर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास ये 2 एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस हो रही हैं। पर जब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। सो इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मेरे पास यहाँ 2 H पॉजिटिव आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 मोल फॉर हाइड्रोजन गैस। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल आपके पास यही इक्वेशन आएगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको 2 कंसिडर करा है, यहाँ हाफ कंसिडर नहीं करा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगेन ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास ई नॉट क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड तो हाइड्रोजन है जिसका हमें पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, 0। तो जो ई नॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपके एनोड के ऊपर। उसके बाद आपको वहां से नर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है टू गेट ईएमएफ ऑफ द सेल। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ई नॉट विच इज ई फॉर कैथोड विच इज हाइड्रोजन आयन माइनस E फॉर एनोड विच इज आयरन। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, सो E नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर आयरन विच इज माइनस 0.44 वोल्ट्स। तो आपके पास यहाँ पर E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.44 वोल्ट्स। ये आ गई आपकी E नॉट की वैल्यू। अब हम इसकी नर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 2 log concentration of products by concentration of reactants raised to power its coefficient। तो यहाँ पर जब आप सारी की सारी वैल्यूज को पुट करोगे, कॉन्सेंट्रेशंस आपको गिवन है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करे हुए हैं, ई नॉट की वैल्यू आपने सॉल्व करी हुई है, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से आएगी। और फिर फर्दर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल। सो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन आपके पास कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले जब आप इस लॉग की वैल्यू को सॉल्व करोगे आपके पास आएगी log 10 रेज़ टू पावर -3। जब भी हमारे पास इस तरीके से लॉग की वैल्यू होती है, लॉग की पावर बाहर आ जाती है। सो log 10 रेज़ टू पावर -3 किसके इक्वल होगा, -3 log 10, जिसमें log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ log 10 रेज़ टू पावर -3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -3 की। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर ई सेल इज इक्वल्स टू नियरली 0.53 वोल्ट्स। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन अगेन हमें बिल्कुल पहले वाले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन लिखेंगे, फिर ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल 0 होता है और इसके पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा। फिर हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, जहाँ पर जो ई सेल है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स रेज़ टू पावर इट्स कोफिशिएंट। तो जब आप यहाँ पर सारी कॉन्सेंट्रेशंस को पुट करोगे आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, जिसे सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू नियरली 0.08 वोल्ट। सो दिस इज योर EMF of the cell for third part of the question. Now let's move on to part 4. Again part 4 is also the same. आपके पास यहाँ पर एक सेल गिवन है, जिससे सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी रिएक्शन लिखोगे। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो सेल है इसमें आपको Br2 से Br नेगेटिव दे रखा है, और हमें पता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी होती है, एनोड की होती है। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, विच मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप Br2 से Br नेगेटिव को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा,
आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन को रिवर्स करो, विच मीन्स Br नेगेटिव से Br2 की फॉर्मेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस टाइप से सेल रिप्रेजेंट करा हुआ है। एक्चुअल में इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पहले Br नेगेटिव देन Br2, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन वाला स्टेप यही है, और फिर रिडक्शन में तो हम सिमिलर जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सो हमारे पास ये रिएक्शन होगी ओवरऑल। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें E0 फाइंड आउट करना है, सो E0 फॉर कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यू 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। एनोड की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ से आपके पास E0 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट्स वाली साइड आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है, बट प्रोडक्ट वाली साइड आपके पास कुछ भी आपको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक्वस कंडीशंस वाले स्टेट वाले मैटर्स को ही यानी मेटल्स को ही कंसिडर करते हैं। सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, वो यहाँ पर पुट करनी है और फिर इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू फॉर ई सेल और EMF ऑफ द सेल विच इज -1.288 volts. So this is your part 4 of the question. And with this your question number 5 is completed. Now let's move on to question number 6. Question 6 में क्या पूछा हुआ है, in the button cells widely used in watches and other devices the following reaction takes place. आपके पास एक बटन टाइप सेल है। बटन सेल और कुछ नहीं, आपका मरकरी सेल ही होता है। अब यहाँ पर बस बटन सेल इस वजह से यूज़ करा है क्योंकि मरकरी यूज़ नहीं करा हुआ आपकी रिएक्शन में, सिल्वर यूज़ कर रखा है, इस वजह से बटन सेल नेम दे दिया। सो बाकी ओवरऑल आपको रिएक्शन सेम दिख रही होगी जैसे हमने मरकरी सेल में ऑब्जर्व करी थी। सो ये रिएक्शन आपको अपने सेल में ऑब्जर्व हो रही है और इस सेल के लिए आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा G0 एंड E0, जिसमें आपको दोनों के पोटेंशियल्स गिवन है। सो अगर हमें डेल्टा G0 और E0 फाइंड आउट करना है तो पहले तो E0 फाइंड आउट होगा, क्योंकि G0 के लिए तो हमें E0 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या होता है, -NF E0 ऑफ द सेल। सो हमें सबसे पहले E0 विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपका सेल पोटेंशियल है, वो फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एनोड पर क्या है और कैथोड पर क्या है। तो जब आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, हमारे मेटल्स तो यहाँ पर 2 हैं, सिल्वर एंड जिंक, तो यही हमारे एनोड कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। सो हमें बस इनकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। जिंक जो है वो 0 स्टेट से +2 में जा रहा है, विच मीन्स 0 से +2 में जाने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एनोड। तो यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, जिंक आपका एनोड वाला पार्ट बिहेव कर रहा है। और जो सिल्वर है, यहाँ अगर आप सिल्वर को ऑब्जर्व करोगे तो सिल्वर की स्टेट क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स रिडक्शन, जो कैथोड पर होता है। विच मीन्स यहाँ पर जो एनोड है वो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और जो कैथोड का पार्ट है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड वाला पार्ट है। तो हमें हमारे एनोड और कैथोड मिल गए, दिस इज योर एनोड एंड दिस इज योर कैथोड। तो हम E0 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज E0 फॉर कैथोड माइनस E0 फॉर एनोड। सो हम सबसे पहले दोनों रिएक्शंस को डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारे पास एनोड पर रिएक्शन हो रही है जिंक से Zinc2 पॉजिटिव, और कैथोड पर हमारे पास ये सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर की फॉर्मेशन, ये वाला रिएक्शन का पार्ट हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ रिडक्शन हो रही है, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। अब सबसे पहले हमें E0 ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू E0 फॉर कैथोड माइनस E0 फॉर एनोड। कैथोड का पार्ट आपके पास सिल्वर वाला पार्ट है जिसका पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट्स, और एनोड का पार्ट आपका जिंक वाला पार्ट है जिसका पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। सो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू फॉर E0 ऑफ द सेल एंड दैट इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट्स। ये है आपके पास E0 ऑफ द सेल। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा G0 ऑफ द सेल। डेल्टा G0 ऑफ द सेल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -NF E0 ऑफ द सेल, जिसमें N की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 2, F की वैल्यू क्या है, फैराडे विच इज 96500, और E0 आपने अभी फाइंड आउट करा है। ये सारी वैल्यूज इसमें यूज करनी है और डेल्टा G0 फाइंड आउट करना है। सो जैसे ही आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करोगे आपके पास डेल्टा G0 की वैल्यू आएगी -301080 जूल्स, और अगर इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये आपके पास आ गई आपकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। So this is how you can find out E0 of the cell and delta G0 of the cell using cell reaction. So this is your question number 6. Now let's move on to question number 7. Question number 7 में क्या पूछा हुआ है, Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. आपको conductivity और molar conductivity को define करना है किसी भी electrolyte के लिए।
डिस्कस देयर वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन, और उनके वेरिएशन को स्टडी करना है अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेशन। यानी आप अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उससे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो लेट्स बिगिन विद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? अगर हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करें, इट इज नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है, मान लो आपके पास इतने वॉल्यूम का सोल्यूशन है, इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में टोटल 4 आयंस प्रेजेंट है। अब आपने क्या करा, इस वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया। पहले वो इतनी वॉल्यूम थी और अब आपने उसको टोटल इंक्रीज करके उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। सो वॉल्यूम की इंक्रीज होने से क्या होगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, विच मीन्स हम यहाँ पर डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने से हमारे नंबर ऑफ आयंस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वो तो पहले भी उतने ही थे और अब भी उतने ही है, क्योंकि जो हमने कंपाउंड कंसिडर करा था वो तो एक बारी में आयनाइज हो गया, उसने एक बारी में अपने 4-5 आयंस रिलीज कर दिए। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारे पास उसके नंबर ऑफ आयंस पर इफेक्ट नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में पहले वो आयंस प्रेजेंट थे अभी भी उतने ही प्रेजेंट हैं, विच मीन्स जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गई और नंबर ऑफ आयंस उसके रिस्पेक्टिवली कम लग रहे हैं। सो इसका मतलब है कि हमारे जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती थी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर, वो डिक्रीज होगा तो ओवरऑल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। बिल्कुल करेक्ट। विच मीन्स कंडक्टिविटी जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिलेटेड है ये? इसका रिलेशन है डायरेक्ट अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और अगर ये इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ठीक है, ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कंसिडर कर सकते हैं, बट व्हाट विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली आयनाइज होते नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं करते। इनफैक्ट वो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से उनकी आयनाइजेशन थोड़ी बहुत इंक्रीज ही होती है, बट वो जो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है आयनाइजेशन का, वो उस पूरी वॉल्यूम के इंक्रीज होने के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है। कम होने का मतलब है कि जो हमारे पास आयंस का इंक्रीज है और एक हमारे पास वॉल्यूम का इंक्रीज है। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस का इंक्रीज है और जो वॉल्यूम का इंक्रीज है, इस पे वॉल्यूम जो है वो आयंस पर डोमिनेट कर जाता है, जिस वजह से ओवरऑल आपको डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व होता है। और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कंडक्टिविटी का डिक्रीज। तो हमें कंडक्टिविटी के साथ तो रिलेशन पता लग गया कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब कंडक्टिविटी को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी भी अगर सेल के अंदर कंडक्टेंस को स्टडी कर रहे हो, कंडक्टेंस का मतलब है कि आप उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट को स्टडी कर रहे हो, तो जो वो आपको प्रॉपर्टी होगी ना उस वायर की, उस कंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी होगी उसे आप बोलोगे कंडक्टिविटी। सो ये तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी को अगर आप डिफाइन करोगे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? मोलर कंडक्टिविटी को आप लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हो, जो किसके इक्वल होती है? कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, विच मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में, तो एक इन्वर्स रिलेशन आता है, विच मीन्स कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सो हमें यहाँ पर इसका रिलेशन समझ आ गया। अब बस जो रिलेशन हमने यहाँ स्टडी करा है वही हमें यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आंसर करना है। सो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटीरियल। इट्स SI यूनिट इज साइमन मीटर इनवर्स। It is also the number of ions present in per unit volume of solution. It decreases with decrease in concentration. ये जो हमारी कंडक्टिविटी है ये कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज के साथ डिक्रीज होती है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड एज द टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी का पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट। Its SI unit is Simon meter square mole inverse. Molar conductivity of strong and weak electrolytes increases with dilution. ये increase करते dilution के साथ। This is because with dilution the degree of dissociation increases. कितना amount में breakdown हो रहा है ions की formation वो increase होता है।
and the total number of current carrying ions increases. So this is your relation of conductivity and molar conductivity with concentration. So this is your question number 7. Now let's move on to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, यानी आपको यहाँ पर KCl सोल्यूशन की मोलारिटी गिवन है विच इज कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और कंडक्टिविटी गिवन है विच इज कापा 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास? लैम्डा m, जिसे आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. अब यहाँ पर आपके पास कंडक्टिविटी भी और कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो दोनों वैल्यूज को यूज करके आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. सो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या? आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है. मोलर कंडक्टिविटी आपको पूछी हुई है, पर अगर आप यहाँ नोट करो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें इन दोनों की यूनिट्स को सेम करना होगा. और जब हम मोलर की बात करते हैं तो मोलर का मतलब होता है मोल्स पर लीटर. तो यहाँ पर तो आपके पास लीटर में है डायमेंशन और यहाँ है सेंटीमीटर में, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा. एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कन्वर्जन होने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 0.2 मोल्स पर लीटर. अब यहाँ पर लीटर है यानी डिवाइड में है लीटर, तो यहाँ पर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. बस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपको यूज करना है और वहां से फिर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर कन्वर्ट करके. तो यहाँ पर हमारे पास ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू फॉर मोलर कंडक्टिविटी एंड दैट इज इक्वल टू 124 Simon centimeter square mole inverse. So this is your value for molar conductivity. This is your question number 8. Now let's move on to question number 9. Question number 9 में क्या पूछा हुआ है? The resistance of conductivity cell containing this molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बताया हुआ है? आपके पास एक KCl सोल्यूशन है जिसकी आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज़ रूम टेम्परेचर, उस पर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में तो रेजिस्टेंस गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस. अब यहाँ पर बोला हुआ है कि आपको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. अगर कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू आपको ये गिवन हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो यहाँ पर हमें कापा की वैल्यू गिवन है विच मीन्स K की वैल्यू गिवन है, साथ में हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है. आपको फाइंड आउट करना है सेल कांस्टेंट विच इज L/A. तो हम L/A कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या सोच सकते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ρL/A, जिसमें हमारे पास ये R की वैल्यू गिवन है, L/A हमें फाइंड आउट करना है. अब रो को हम क्या करेंगे? रो का क्या करेंगे? तो रो का कुछ नहीं करना आपको. रो क्या होता है आपके पास? रो इज 1 कापा. यानी आप ये बोल सकते हो कि जो रो है वो कंडक्टिविटी का इन्वर्स है. तो आपके पास कंडक्टिविटी की तो वैल्यू है ही, वो आपको बस यहाँ पर यूज करनी है. सो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू 1 कापा इंटू L/A, जिसमें आपको L/A फाइंड आउट करना है. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंटू कापा के इक्वल. तो बस आपको यही तो फाइंड आउट करना था यहाँ पर. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है. आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कापा की वैल्यू गिवन है और L/A आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था? R इज इक्वल्स टू 1/K इंटू L/A, जिसमें हमें L/A फाइंड आउट करना है. सो L/A यानी सेल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस इंटू कापा, जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1500 मल्टीप्लाई कापा विच इज 0.146 into 10⁻³ So on solving this, you will get value for cell constant and that comes out to be 0.219 centimeter inverse. This is your value for cell constant. So this is how you can find out value for cell constant using resistance and conductivity. This is your question number 9. Now let's move on to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है? द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो.
आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी को हर एक कॉन्सेंट्रेशन पर जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंसिडर करा है उसकी कंडक्टिविटी गिवन है कि हमने डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस कंसिडर करी हैं। उन सारी ही कॉन्सेंट्रेशंस पर हमें सोडियम क्लोराइड की क्या कंडक्टिविटी ऑब्जर्व हुई वो नोट करी हुई है, कंडक्टिविटी विच इज कापा, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मोल्स पर लीटर की फॉर्म में आपको गिवन है। अब इससे आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस। आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हो आप, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा बाय सी। तो यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी विच इज कापा उसकी वैल्यू भी गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन है। बट यहाँ पर हमें एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी विच इज यूनिट्स। अगर आप यूनिट्स को ऑब्जर्व करोगे इट इज साइमन मीटर इनवर्स एंड इट इज मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी लीटर और मीटर यूनिट्स मैच नहीं कर रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन यूनिट्स को मैच करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो मोल्स पर लीटर है इसे मोल्स पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, विच मीन्स अगर आप मोल्स पर लीटर कंसिडर करोगे 1 मोल पर लीटर इट इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन, यानी आपको सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशंस को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपके पास ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यू मोल्स पर मीटर क्यूब में आ जाएगी और उसके बाद आप उसे यूज़ करके मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारी कॉन्सेंट्रेशंस को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो आएगी आपके पास मोल पर मीटर क्यूब में। सो 0.001 इंटू 10⁻³ गिव्स 1, 0.010 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से आप आगे मूव करोगे 20, 50 एंड 100। ये आ गई आपकी मोल पर मीटर क्यूब में वैल्यूज़। अब इसे यूज़ करना है और इस कापा की वैल्यू को यूज़ करना है। कापा की वैल्यू को ध्यान रखो, सारी वैल्यूज़ को 10⁻² से मल्टीप्लाई करा है, which means 1.237 into 10⁻², 11.85 into 10⁻², 23.15 मल्टीप्लाई 10⁻², ऐसे सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा हुआ है। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को कापा की वैल्यू से डिवाइड करना है और उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी भी सारे के सारे यूनिट्स का, सारे के सारी वैल्यूज़ का यहाँ पर नोट करेंगे। सो मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करोगे, कापा की वैल्यू क्या है फर्स्ट सोल्यूशन की, 1.237 मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से जब आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी विच इज 123.7। यहाँ पर आपके पास आ गई मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब इस मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट। इसी तरीके से आप सारी मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। सो जब आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे आपको कुछ इस टाइप से सारी की सारी मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू मिलेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी फॉर ऑल द कॉन्सेंट्रेशंस, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो आपको सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर हाफ की बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है। सो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो है बट कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर हाफ की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन अराइजेस कि हम इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को यूज़ करेंगे, मोलारिटी वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे विच इज़ मोल्स पर लीटर, या फिर मोल पर मीटर क्यूब को यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ पर मोल पर लीटर को यूज़ करना है, क्योंकि जब हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो जब हमने इसको स्टडी करा था तो उस टाइम हमने देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कंसिडर करा था और कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर में कंसिडर करा हुआ है। इस वजह से हम यहाँ पर इसको अंडर रूट में सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ पर इन सारी कॉन्सेंट्रेशंस की पावर हाफ करके फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी, हमें कुछ इस टाइप से वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। जब आप 0.001 का रूट करोगे तो 0.0316 वैल्यू मिलेगी, 0.010 का रूट करोगे तो 0.100 वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से आप बाकी सारी भी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है। सो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जिसमें हमने मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस सी रेज़ टू पावर हाफ में ग्राफ को प्लॉट करा है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 123.7 और हमारे पास जो
कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इट इज 0.0316 विच इज हेयर। आप यहाँ पर दोनों वैल्यूज को एक्स और वाई एक्सिस में देखोगे और फिर प्लॉट करोगे। इसी तरीके से हमें बाकी यूनिट्स भी प्लेस करनी है। जैसे आप सेकेंड वैल्यू को देखो, सेकेंड वैल्यू में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 118.5 विच इज़ हेयर, और हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इट इज़ 0.1, जो हमारे पास ये 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज को कंसिडर करके ग्राफ को प्लॉट करा है। अब आप यहाँ पर जब ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि मैम स्ट्रेट लाइन में तो हमारे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हमारा ग्राफ गलत है? नहीं, क्योंकि जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर 3 या फिर 4 पॉइंट्स भी लाइन में आ रहे हैं, अगर आपके पास टोटल 5 पॉइंट्स है तो 2 या 3 पॉइंट्स लाइन में आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो आपका परफेक्ट ग्राफ बन रहा है। क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो हम इन्हें ना प्रॉपरली ग्राफ के अंदर प्लॉट नहीं कर सकते। आपके नियर अबाउट आ सकते हैं पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स तो आपके बिल्कुल लाइन पर है, लेकिन 2 पॉइंट्स आपके बहुत पास में है लाइन के, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ग्राफ की प्लॉटिंग है वो करेक्ट है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और कुछ तो ह्यूमन एरर भी होता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में है, और अगर हम इन्हें इतना एक्यूरेटली यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमें वो सिमिलर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थोड़े से आउट ऑफ लाइन आपको ऑब्जर्व होंगी। सो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस ग्राफ को लेकर ही हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इंटू सी रेज टू पावर हाफ, जिसमें हमने मोलर कंडक्टिविटी और सी रेज टू पावर हाफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने इस ग्राफ को प्लॉट करा है। अब यहाँ अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, इट इज़ इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस y एक्सिस के ऊपर। तो जब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे आपको कहीं ना कहीं 124 के जस्ट ऊपर ऑब्जर्व हो रही है वैल्यूज़, तो आप नियरली इसको आंसर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ बोल सकते हो कि आपको जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल रही है वो 124.05, 124.1 इस तरीके से ऑब्जर्व हो रही है, और यूनिट्स आपको मोलर कंडक्टिविटी वाली कंसीडर करनी, क्योंकि वही आपने यहाँ प्लॉट करा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। सो इस तरीके से हमारे पास जो भी डाटा गिवन होगा उसको हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, यानी यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी विच इज कापा की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आपको सी की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम फाइंड आउट करना है। ये दोनों वैल्यूज तो आपको गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा बाय सी। आप इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, जिसमें आपके पास कापा की वैल्यू भी है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी है। इन दोनों को यूज करके आप यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इनकी यूनिट सेम हो। यहाँ पर अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहाँ पर भी वो सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए वॉल्यूम। मोलर का मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर में आपको यहाँ जो लीटर है इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। सो जब आप कन्वर्जन करोगे उसमें आपके पास 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। सो अगर आपको इस मोलर यूनिट को, इस मोलर अमाउंट को चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, तो आपके पास 0.00241 मोल पर लीटर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.00241 मल्टीप्लाई 10⁻³ मोल -3 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर -3 इस वजह से इंक्लूड करा क्योंकि पर लीटर है तो उसको डिवाइड में कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इस फॉर्म में कंसिडर करेंगे। जब हमारी ये सेम यूनिट्स हो जाएंगी तब हम इसको डिवाइड करके मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, कापा की वैल्यू गिवन है,
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की भी वैल्यू गिवन है और आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू K/C, जिसमें आप K की वैल्यू तो यही यूज करोगे और कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा था जब हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करा था तो हमारे पास ये वैल्यू 10⁻³ की फॉर्म में हो गई थी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स को हम सेम कंसीडर करते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम को कंसीडर करा है। सो ये तो हो गई हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ये गिवन है विच इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हमें उस एसिड की डिसोसिएशन देखनी पड़ेगी। एसिड क्या है हमारे पास? CH3COH। जब आप इसकी डिसोसिएशन करोगे तो डिसोशिएट किस तरीके से होता है? CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास? कुछ ना कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी CH3COH एसिटिक एसिड की। इनिशियली वो आयंस में तो फॉर्म हुआ नहीं था, तो ये दोनों 0-0। अब जैसे ये डिसोशिएट होगा, मान लो ये अल्फा डिग्री से डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ C अल्फा डिसोशिएट हो जाएगा। 1 मोल के लिए अगर C अल्फा डिसोशिएट होगा तो यहाँ 1 मोल के लिए C अल्फा की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन के आएगा? C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू पावर इट्स कोफिशिएंट। और यहाँ से जब आप C को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू तो हमें गिवन है, बट अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे आप कैसे फाइंड आउट करते हो? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो हम यहाँ से सबसे पहले अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपने जो अभी कैलकुलेट करी वो यूज़ करनी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आएगी 0.084। अब इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपको इस डिसोसिएशन कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में यूज़ करना है अलॉन्ग विद द कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके पास कैसे इक्वेशन बन के आएगी? आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनकर आएगी जिसे सॉल्व करने से आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट वैल्यू फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल्स पर लीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है वो अभी भी बची हुई है, तो उस टर्म की आपको यहाँ यूनिट यूज करनी है। सो दिस इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द गिवन एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। This is your question number 11. Now let's move on to question number 12. Question number 12 में क्या पूछा हुआ है? How much charge is required for the following reduction? आपको यहाँ पर कुछ reactions given है जिसमें reduction हो रहा है, जैसे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम में reduction हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं इसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है कि आप एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज सप्लाई करोगे। और चार्ज रिक्वायर्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? चार्ज रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने फैराडेज लॉ को स्टडी करा था, जिसमें हमने क्या स्टडी करा था कि अगर हमें चार्ज रिक्वायरमेंट स्टडी करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, विच मीन्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अभी हमें इसका चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट करना है तो वो तो हमें पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? 3 मोल्स, विच मीन्स हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होना चाहिए। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 96487 कूलम पर मोल। अब ये वैल्यू क्या है? ये और कुछ नहीं,
आपके पास फैराडे है विच इज 1 फैराडे। तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होगा, 1 फैराडे के इक्वल। और अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर, इस पूरी रिडक्शन के अंदर कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 3 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। बस ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है। हर एक रिएक्शन में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट को स्टडी करना है और उसके रिस्पेक्टिवली कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पार्ट। सो अगर आप फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, आपको यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की रिडक्शन के लिए। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 3 फैराडे। और 3 फैराडे में आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ फैराडे विच इज 96500, जिसकी आपके पास वैल्यू आ रही है 2.895 इंटू 10⁵ कूलम इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी तरीके से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव की रिडक्शन कॉपर में बता रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव रिक्वायर्स 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 2 फैराडे का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 96500 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.93 इंटू 10⁵ कूलम। सो इस तरीके से आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 3। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, आपका जो MnO4 नेगेटिव है ये Mn पॉजिटिव में +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आप यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो दैट कम्स आउट टू बी +7। सो +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए यू रिक्वायर गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्स 5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड 5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ फैराडे विच इज 96500। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 4.825 इंटू 10⁵ कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। So this is how you can find out the amount of electricity or charge required for the following conversions. This is your question number 12. Now let's move on to question number 13. Question number 13 में क्या पूछा हुआ है, how much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2. अगेन आपको यहीं पर इलेक्ट्रिसिटी पूछी है, वो भी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। तो वही आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बतानी होती है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय फैराडे यूनिट के इक्वल होती है, कि जिस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, जहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वहाँ 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। इसी तरीके से हम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम आपको फॉर्म करना है फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मोल्टन CaCl2 का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, तो आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कैल्शियम की फॉर्मेशन करनी है। सो यहाँ पर अभी आप लास्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस कर रहे थे, 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के लिए। अब यहाँ पर आपको अमाउंट गिवन है, सो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले आप रिएक्शन लिखो। मोल्टन CaCl2 के अंदर आपके पास कैल्शियम जो है वो कैल्शियम +2 फॉर्म में होगा, जो कैल्शियम में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन करेगा। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, विच मीन्स कि अगर हम 1 मोल कैल्शियम 2 पॉजिटिव को कैल्शियम में कन्वर्ट करेंगे इट विल रिक्वायर 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हमारे पास 1 मोल के लिए तो आंसर आ गया। अब 1 मोल ऑफ कैल्शियम में कितना अमाउंट होता है कैल्शियम का, 40 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम्स, तो 40 ग्राम्स के लिए आपके पास 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। So 1 mole is equals to 40 grams of calcium ions which require 2 Faraday electricity. So आपको find out करना है 20 grams के लिए। 20 gram of calcium 2 positive requires 2 by 40 multiply 20 which is equal to 1 Faraday electricity. So आपको first part को solve करने के लिए यानी first part को obtain करने के लिए कितनी amount of electricity required है, 1 Faraday। अब जैसे आपने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है, सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम का आपको फॉर्मेशन करना है Al2O3 से, जो अगेन मोल्टन फॉर्म में है, विच मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 स्टेट में यानी अपनी आयनिक फॉर्म में है। तो जब यहाँ पर आप उसके एक्सप्रेशन को एक आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा। सो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स
1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन रिक्वायर्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म एल्यूमिनियम। अब यहाँ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितना अमाउंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 ग्राम्स। तो हम यहाँ पर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, 1 mole is equals to 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म करने के लिए। सो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स 3/27 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 4.4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके माइंड में एक कंफ्यूजन और आ रही होगी कि मैम आपने यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो बता दिया, बट आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिक्वायर्स, जबकि हमें तो इनकी फॉर्मेशन को स्टडी करना था। आपने तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट से एक्सप्लेन करा है क्वेश्चन। देखो, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव से 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स कि अगर आप इसका 40 ग्राम लोगे तो आपके पास 40 ग्राम फॉर्म होगा, अगर आप इसका 20 ग्राम्स लोगे तो इसका 20 ग्राम्स फॉर्म होगा। अगर आप इसको सेम एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल इक्वेशन कंसिडर करो कि हमारे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उस नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो इधर बनेगा, क्योंकि जो आपके इनिशियल और फाइनल मोल्स है वो इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पर कुछ चेंज होता कि यहाँ हमारे पास 1 मोल है और यहाँ हमारे पास 2 मोल्स हैं, उस केस में हम डिफरेंट करते, तब हमारे पास ये होता है कि अगर 1 मोल से हमारे 2 मोल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो उस केस में अगर हम यहाँ 40 ग्राम्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ 80 ग्राम्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी ऑलमोस्ट डबल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट यहाँ ऐसा केस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कन्वर्शन बोली जाती है आपको, ये आपको आयनिक फॉर्म से उसके सॉलिड फॉर्म की कन्वर्शन बोली जाती है। तो आयनिक आपने 1 मोल कंसिडर करा है तो आपका सॉलिड फॉर्म भी 1 मोल ही होगा, क्योंकि एलिमेंट्स तो आप सिंगल मोल्स में कंसिडर करते हो ना। इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको रिक्वायरमेंट से ही सॉल्व करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा हुआ है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ। अगेन यहाँ पर आपको 2 पार्ट्स गिवन है, उन दोनों में ही आपको क्या पूछी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट पूछी हुई है। अगेन आपको वही अपना फैराडे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए बोला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है कि आपको H2O से HO2 की फॉर्मेशन करनी है। सो अगर आप 1 मोल ऑफ H2O कंसिडर कर रहे हो, 1 मोल ऑफ H2O टू O2, 1 मोल ऑफ H2O को आपको O2 में कन्वर्ट करना है, तो कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है, 1 मोल ऑफ FeO को आपको कन्वर्ट करना है Fe2O3 के अंदर। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर जो कन्वर्शन है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम उनकी रिएक्शन से ही स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पार्ट। सो जब आप फर्स्ट पार्ट में वाटर की कन्वर्शन देखते हो ऑक्सीजन के अंदर, तो उसमें हमें कुछ इस टाइप की रिएक्शन मिलती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। हमें ये तो पता है ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका जो वाटर है वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है बाय रिलीजिंग हाफ मोल्स ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ में रिलीज होते हैं। यानी 1 मोल ऑफ जो वाटर की हमारे पास कन्वर्शन है उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट ऑब्जर्व हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, 1 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्स 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्वल टू 2 × 96500। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 1.93 × 10⁵ कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, FeO से Fe2O3 में कन्वर्जन हो रही है, जिसमें FeO में Fe जो है वो +2 स्टेट में है और Fe2O3 में Fe जो है वो +3 स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है ना यहाँ पर भी बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि 1 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव रिक्वायर्स 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, एंड 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ चार्ज in any kind of reaction. So this is your question number 14. Now let's move on to question number 15. Question number 15 में क्या पूछा हुआ है, a solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके पास एक सोल्यूशन है NiNO3 whole twice का, जिसमें आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स डिप करे हुए हैं और उसमें आपने करंट पास करा है 5 एम्पियर का फॉर 20 मिनट्स। What mass of nickel is deposited at cathode, और आपको फाइंड आउट करके बताना है कि कैथोड पर कितना अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। सो जब आप यहाँ पर सेल को ऑब्जर्व करोगे आपको कुछ इस टाइप का सेल ऑब्जर्व होगा, जिसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि एक हमारे पास एनोड है, एक कैथोड है, बीच में हमारे पास NiNO3 होल ट्वाइस का सोल्यूशन है,
जिसे हमने एक वायर के साथ कनेक्ट करा हुआ है। अब हमने इसके अंदर स्टार्ट करी इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जो आपके पास ये सोल्यूशन है ये अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पर निकल पॉजिटिव +2 एंड NO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एनोड और कैथोड पर क्या होता है, इस पर ऑक्सीडेशन और इस पर रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कोई पॉजिटिवली चार्ज कर सकता है। इसका मतलब है कि निकल 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके निकल टू पॉजिटिव निकल में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर निकल जो है इस कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा। तो हमें यही डिपोजिशन फाइंड आउट करनी है। अब डिपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमें ये पता है कि हमारा इतना अमाउंट ऑफ करंट इतने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, विच मीन्स हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है। चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, यानी आप इस फॉर्मूला को यूज करके चार्ज सप्लाई फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास करंट भी है और टाइम भी है। तो चार्ज तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अभी भी हम ये कैसे फाइंड आउट करें कितना अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट हुआ है। सो उसके डिपोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ निकल कितने अमाउंट ऑफ चार्ज में डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल ऑफ निकल का क्या मतलब है, 58.7 ग्राम्स। यानी आपको ये फाइंड आउट करना है कि 58.7 ग्राम्स के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है। और चार्ज की रिक्वायरमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से, कि यहाँ पर अगर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो विच मीन्स यहाँ 2 फैराडे चार्ज यूज हो रहा है। और 2 फैराडे का मतलब है 2 × 96500 कूलम चार्ज यूज हो रहा है। सो अगर इतने अमाउंट ऑफ चार्ज में 58.7 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ से जो आप चार्ज फाइंड आउट करोगे उसमें कितना निकल डिपॉजिट होगा, बस आपको वो फाइंड आउट करना है। आपको बस अब अपनी इक्वेशंस को इक्वेट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है जो आपने सप्लाई करा है। तो उसके लिए हमारे पास करंट है 5 एम्पियर, टाइम है 20 मिनट्स, जिसको जब आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे इट इज इक्वल टू 1200 सेकेंड्स। अब यहाँ से I इंटू टी करके आप टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज इक्वल टू 6000 कूलम्स। अब आपने सप्लाई इतना चार्ज करा है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट है हमारे पास 2 फैराडे चार्ज की, क्योंकि यहाँ पर जो निकल है वो निकल 2 पॉजिटिव में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट कर रहा है, विच मीन्स 2 फैराडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, विच इज इक्वल टू 2 × 96500 कूलम। इस चार्ज से हमारे पास 58.7 ग्राम जो है निकल डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, और हमने जो चार्ज सप्लाई करा है दैट इज 6000 कूलम्स। सो 6000 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, 58.7 डिवाइडेड बाय 2 फैराडे मल्टीप्लाई 6000, इट इज इक्वल टू 1.825 ग्राम्स। यानी आपका कितना निकल डिपॉजिट हो रहा है, 1.825 ग्राम ऑफ निकल इज गेटिंग डिपॉजिटेड। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा हुआ है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स A, B, C containing solutions of zinc sulfate, AgNO3 and copper sulfate respectively आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि 3 आपके पास सेल्स हैं A, B, C, और तीनों के तीनों सेल्स में कौन से सॉल्यूशंस हैं, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और वो सब सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने का क्या मतलब है कि तीनों सेल्स में से एक सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver is deposited. अब इसमें से तीनों सेल्स में से 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। और जब ये 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहा है तो जो सेल बी है उसमें आपको बताया हुआ है कि आपको 1.45 ग्राम्स ऑफ सिल्वर की डिपोजिशन ऑब्जर्व होती है कैथोड पर इन केस ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, और आपसे ये पूछा हुआ है कि करंट कितने लंबे टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। तो पहले यहीं तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करंट गिवन है और डिपोजिशन गिवन है, कितनी अमाउंट आपकी डिपॉजिट हुई है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन के साथ लिंक करो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन होगी, जिसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको टाइम और करंट गिवन था और आपसे डिपोजिशन पूछी थी, और इस क्वेश्चन में आपको करंट और डिपोजिशन गिवन है और आपसे टाइम पूछा हुआ है। यानी जो स्टेप्स आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करे हैं बिल्कुल उसके रिवर्स आपको यहाँ पर मूव करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेटअप भी देखते हैं कि हमें किस टाइप का सेटअप यहाँ पर ऑब्जर्व होता है।
जब आप यहाँ पर तीनों सेल्स का सेटअप ऑब्जर्व करोगे, आपको कुछ इस टाइप का सेटअप ऑब्जर्व होगा, जिसमें आपके पास यहाँ पर है सेल ए, ये सेल बी और ये सेल सी, जिसमें जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और ये तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी तीनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। अब ये कनेक्शन देखो, आपको यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इस टाइप से आपका यहाँ कनेक्टेड है, ये सोल्यूशन के थ्रू कनेक्टेड है, फिर वायर से, अगेन फ्रॉम सोल्यूशन एंड देन थ्रू वायर एंड देन फ्रॉम सोल्यूशन। तो आपका जो पूरा का पूरा सर्किट है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? सबसे पहले ये कैसा सेल है? ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हम बैटरी से एनोड और कैथोड को डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बैटरी को ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका वो एनोड से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल आपका कैथोड से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपने यहाँ एनोड और कैथोड फाइंड आउट कर लिए तो आप इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे तो इसके ऑपोजिट क्या होगा? कैथोड। फिर कैथोड किससे कनेक्टेड होगा? एनोड के साथ कनेक्टेड होगा। फिर एनोड के ऑपोजिट क्या होगा? कैथोड। सिमिलरली यहाँ पर किसके साथ कनेक्शन शो करेगा? वो एनोड के साथ। और कैथोड किसके ऑपोजिट मिलेगा हमें? एनोड के ऑपोजिट मिलेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, इस टाइप से हमें प्रॉपर सिस्टम मिलेगा हमारा। अब यहाँ पर इस सिस्टम में से करंट कितना अमाउंट पास हो रहा है? 1.5 एम्पियर पास हो रहा है, और हम सेल बी के अंदर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब सेल बी में जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें कैथोड पर सिल्वर की डिपोजिशन मिल रही है। सिल्वर की डिपोजिशन का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ सोल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमें कैथोड पर क्या ऑब्जर्व होता है? कैथोड पर हमें ऑब्जर्व होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ पर जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता हुआ ऑब्जर्व होगा, और सिल्वर की डिपोजिशन शो होगी हमें कैथोड पर। अब इस डिपोजिशन के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये जो डिपोजिशन है ये आपको 1.45 ग्राम्स ऑब्टेन हो रही है। तो आपको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, कितने टाइम के लिए करंट पास कर रहा है, ताकि आपको इतनी अमाउंट डिपॉजिट हो जाए कैथोड पर सिल्वर की। सो अगर हम यहाँ पर इतनी अमाउंट की डिपोजिशन के लिए टाइम फाइंड आउट करेंगे तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारे पास ये जो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है ये 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होगा। सो हमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, ताकि हम इतने अमाउंट ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट कर सकें। क्योंकि जब हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, जिसमें ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। करंट हमारे पास है 1.5 एम्पियर, और जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे 1 मोल ऑफ सिल्वर का मतलब है 108 ग्राम्स, और 108 ग्राम्स जो है वो आपका 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट हो रहा है, और 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है 96500 कुलम रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की 1 मोल ऑफ सिल्वर की डिपोजिशन के लिए, विच इज 108 ग्राम्स। अब यहाँ पर हमारा डिपॉजिट कितना हो रहा है? 1.45 ग्राम्स। तो इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी? 96500 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई 1.45 ग्राम्स। यहाँ से आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, या टोटल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1.45 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। और इस अमाउंट से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? फिर जो चार्ज की अमाउंट आएगी, करंट का टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, इन तीनों सेल्स में से। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सिल्वर जो है वो आयनिक फॉर्म में है, जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे विच इज 96500 कुलम। आपको डिपॉजिट करना है 1.45 ग्राम्स, जो कि कितने में डिपॉजिट होगा? 96500 बाय 108 इंटू 1.45 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 1295.6 कुलम। अब ये आ गया आपके पास टोटल चार्ज। इस टोटल चार्ज से आपको फाइंड आउट करना है टाइम फॉर हाउ लॉन्ग द करंट वॉज फ्लोन थ्रू द सर्किट, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। Q की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है, टाइम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यूज को पुट करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 864 सेकेंड्स। यानी हमारे पास टोटल टाइम आ गया 864 सेकेंड्स की। हमने 864 सेकेंड्स के लिए 1.5 एम्पियर करंट को पास करा था। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर आपसे सिल्वर की डिपोजिशन से तो आपको चार्ज फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया, उससे फर्दर टाइम।
अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कॉपर और सिल्वर जिंक की डिपोजिशन फाइंड आउट करनी, यानी इसका वापस से रिवर्स स्टार्ट कर देंगे। चार्ज हमें पता है, टोटल चार्ज आपका यही फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर करंट सेम है, सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा तीनों सेल्स में से। सो हमें ये पता है कि ये हमारे पास टोटल चार्ज हम फ्लो कर रहे हैं, और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं उस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ एलिमेंट की डिपोजिशन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आपकी कितनी डिपोजिशन होगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉपर की डिपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। सो जब आप यहाँ पर कॉपर की रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 आयनिक फॉर्म में होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ 1 मोल ऑफ कॉपर विच इज 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर के लिए हमें 2 फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सो 63.5 ग्राम्स के लिए 2 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है, विच इज 2 × 96500। हमारे पास यहाँ पर 1295.6 कूलम चार्ज है। सो 12965.6 कूलम चार्ज के लिए कितनी हमारे अमाउंट ऑफ डिपोजिशन होगी, विच इज इक्वल टू 63.5 बाई 2 फैराडे इंटू टोटल चार्ज जो आपने सप्लाई करा है, विच इज 1295.6। इट कम्स आउट टू बी 0.426 ग्राम, यानी कि हमारे पास यहाँ कॉपर की कितनी डिपोजिशन हमें मिल रही है, 0.426 ग्राम हमारा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब जैसे आपने यहाँ कॉपर की डिपोजिशन फाइंड आउट करी है, सिमिलरली हम यहाँ जिंक के लिए भी सॉल्व करेंगे। सो जब आप जिंक की रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, आपको इस टाइप की रिएक्शन मिलती है, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पर 65.3 ग्राम की डिपोजिशन हो रही है जिंक की यूजिंग 2 फैराडे ऑफ चार्ज। अब हमारे पास टोटल चार्ज है इतना, तो इससे हमारी कितने डिपोजिशन हमें मिलेगी, 2 फैराडे विच इज 2 × 96500 कूलम रिक्वायर है 65.3 ग्राम डिपोजिशन के लिए। 1295.6 कूलम कितने के लिए रिक्वायरमेंट होगी, 65.3 डिवाइडेड बाय 2 फैराडे मल्टीप्लाई 1295.6, जिसको जब आप सॉल्व करोगे आपके अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आएगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.438 ग्राम्स, यानी ये है आपके पास आपकी जिंक की डिपोजिशन। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द total amount of element deposited at cathode. This is your question number 16. Now let's move on to question number 17. Question number 17 में क्या पूछा हुआ है, using the standard electrode potentials given in table 3.1 predict if the reaction between the following is feasible. आपको यहाँ पर कुछ reactions given है, और इन reactions के अंदर ये पूछा हुआ है कि क्या ये reactions feasible हैं, आपको ये find out करना है standard electrode potential table को use करके। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल को यूज करके हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे। देखो हमारे पास यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, जिसमें हमें ये पता है कि अगर हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है तो वो 2 पॉजिटिव स्टेट में ही जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन उसकी रिडक्शन ही होगी, और जो I नेगेटिव है वो I2 में ही कन्वर्ट होएगा, यानी उसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन ही ऑब्जर्व होगी। एक तरीका तो ये है कि आपको आइडिया है कि हमारे पास ये जो मेटल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनकी हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट की कन्वर्शन क्या होगी। दूसरा मेथड क्या है कि आपको आइडिया नहीं है लेट से, तो आप ये सारा का सारा आइडिया किससे कंसिडर करोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल से। तो जब आप उस टेबल के अंदर वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जब हम Fe+3 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट्स, और वहीं पर अगर हम I नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जर्व करते हैं, इट इज 0.54 वोल्ट्स। तो यहाँ पर हम दोनों के पोटेंशियल्स को देखकर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की स्टेट्स, यानी एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट मेथड। ये है आपके पास Fe3 पॉजिटिव के लिए, ये है I नेगेटिव के लिए। अब ये करेक्ट मेथड क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर किस में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी, बट हम अगर वही डिसाइड कर देंगे तो फिजिबिलिटी तो हम खुद बता रहे हैं कि अगर इसमें रिडक्शन इसमें ऑक्सीडेशन होगी तो ये रिएक्शन होगी ही। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होगा। सो जैसे आपके पास यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या है, Fe3 पॉजिटिव और I नेगेटिव है, इसमें आपको ऑब्जर्व क्या हो रहा है कि Fe3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, नो डाउट, और I नेगेटिव जो है वो I2 में कन्वर्ट होगा, नो डाउट। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, आपको ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि Fe3 पॉजिटिव जो है उसमें रिडक्शन होगी और I नेगेटिव में हमें ऑक्सीडेशन मिलेगी, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपने यहाँ पर नोट करके रखे हैं। अब इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को यूज़ करके हम ये कैसे बताएं कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है। सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और उस ओवरऑल रिएक्शन के लिए E0 सेल फाइंड आउट करना होगा। अब हम जब भी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्स होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो वैल्यूज़ आ रही हैं
उसके रेफरेंस में कि अगर पॉजिटिव बोला है तो पॉजिटिव, नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, रिएक्शन फीजिबल होगी। तो वैसे ही अगर हम ई नॉट की वैल्यू कंसिडर करते हैं, ई नॉट सेल की, तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी रिएक्शन फीजिबल होती है, यानी स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जितने भी हमने यहाँ पर सेल्स कंसिडर करे हैं, इन सेल्स का ओवरऑल सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है। अगर पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास वो रिएक्शन फिजिबल है, अगर नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन इनफिजिबल यानी नॉट फिजिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास इससे हमें ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन करनी है। सो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जब हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और ओवरऑल एक रिएक्शन की फॉर्मेशन आएगी, और उस रिएक्शन से फिर हम यहाँ पर ई नॉट सेल फाइंड आउट करेंगे। सो ओवरऑल आपके पास ये रिएक्शन आ रही है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। और जब भी हमें ई नॉट फाइंड आउट करना होता है किसी भी सेल का, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई नॉट फॉर कैथोड माइनस ई नॉट फॉर एनोड। यानी यहाँ पर आपके पास कैथोड के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है 0.77 वोल्ट्स और एनोड के लिए कितना है 0.54 वोल्ट्स। तो इनका जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास वैल्यू आ रही है 0.23 वोल्ट्स, विच मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है रिएक्शन इज फिजिबल। सो इस तरीके से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें Ag पॉजिटिव और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास सिल्वर आयन से तो सिल्वर की फॉर्मेशन होगी और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, विच मीन्स यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ आपको ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व हो रही है। और उसी के रिस्पेक्टिवली हमने दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स भी नोट करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसके लिए मुझे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ से ई कैथोड माइनस ई एनोड से सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करूंगी, जिसमें हमारे पास ये रिडक्शन विच इज कैथोड एंड दिस इज ऑक्सीडेशन विच इज एनोड। सो हमारे पास ओवरऑल इस रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी जिसमें ई नॉट की वैल्यू कैथोड माइनस एनोड में, ये कैथोड की वैल्यू है 0.8 माइनस एनोड विच इज 0.34 वोल्ट्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.46 वोल्ट्स विच इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू विच मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। सो ऐसे ही हमें बाकी सारे पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपको जो रिएक्शन बोली है वो Fe3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव के बीच में बोली है, जिसमें Fe3 पॉजिटिव में रिडक्शन ऑब्जर्व हो रही है और Br नेगेटिव में ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व हो रही है। तो ओवरऑल आपके पास इस रिएक्शन की फॉर्मेशन हो रही है। दोनों के आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स यूज करें। तो जब आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को यूज करके ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करते हो, दैट कम्स आउट टू बी -0.32 वोल्ट्स विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, विच मीन्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास कैथोड है, ये एनोड है। सो कैथोड में से एनोड माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल और नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में आपके पास जो रिएक्शन हो रही है दैट इज बिटवीन सिल्वर एंड Fe3 पॉजिटिव। तो अगेन आप यहाँ पर उनकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो सिल्वर में ऑक्सीडेशन और Fe3 पॉजिटिव में रिडक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। ओवरऑल एक रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी जिसमें आपने दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को कंसिडर करा है। उससे जब आप सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे इट कम्स आउट टू बी -0.03 वोल्ट्स विच इज अगेन अ नेगेटिव वैल्यू which means reaction is not feasible. So this is your fourth part of the question. Now let's move on towards the fifth part of the question. फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है, आपकी रिएक्शन हो रही है Br2 और Fe2 पॉजिटिव के बीच में। सो Br2 और Fe2 पॉजिटिव में जब आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि ब्रोमीन में आपको रिडक्शन ऑब्जर्व हो रही है और जो आयरन 2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन है उसमें आपको ऑक्सीडेशन ऑब्जर्व हो रही है। तो आपने ओवरऑल एक रिएक्शन की फॉर्मेशन करी, दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को नोट करा। अब इन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को यूज करके आपने E naught of the cell find out करा and that comes out to be 0.32 volts which is a positive value which means the reaction is feasible. So इस तरीके से आप feasibility of reaction को find out कर सकते हो by using electrode potential values. So this is your question number 17. Now let's move on to question number 18. Question number 18 में क्या पूछा हुआ है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पर कुछ रिएक्शंस गिवन है या फिर आप बोल सकते हो कुछ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन है और इन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आपको इनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे एनोड पर और कैथोड पर किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पार्ट को ही समझकर उसी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3।
एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब है AgNO3 के साथ आपके पास वाटर भी प्रेजेंट है, और जब आपके पास ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हमें किस टाइप के आयंस मिलते हैं सोल्यूशन के अंदर? आपको ये सारे के सारे टाइप के आयंस मिलेंगे, यानी सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर और नाइट्रेट आयंस मिलेंगे, और वाटर से आपको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी। अब हमारे पास जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। और हमें पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन से एलिमेंट शो करते हैं? ऑक्सीडेशन वो एलिमेंट शो करते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकें, और रिडक्शन वो शो करते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकें। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही ऑब्जर्व करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमें Ag पॉजिटिव और सिल्वर H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस के बीच में कंपटीशन है। और वहीं पर अगर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये कोई इलेक्ट्रॉन रिच साइट ही ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ पर हम NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में कंपटीशन ऑब्जर्व करेंगे। यानी अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि आयंस को तो हमने डिवाइड कर दिया कि एनोड पर कौन से आयंस की रिएक्शन हमें मिल सकती है और कैथोड पर कौन से आयंस की रिएक्शन हमें ऑब्जर्व हो सकती है, बट ये जो हमें रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है अभी भी हमारे पास कंफ्यूजन है दो आयंस के बीच में। तो हम कौन सी वाली रिएक्शन को कंसिडर करें, उसके लिए आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल को। अब जब आप उस टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको किस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलेगी? जब भी आप उस टेबल को ऑब्जर्व करते हो तो हमें कुछ इस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलती है कि बीच में हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0 वोल्ट्स। उसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उसके नीचे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट्स लाई करते हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होती है और नीचे वाले एलिमेंट्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है उतना ही वो बेकार रिडक्शन शो करता है, विच मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन अच्छी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जिसकी जितनी पॉजिटिव वैल्यू अच्छी मिलेगी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, वो उतनी ही अच्छी रिडक्शन ऑब्जर्व करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें रिएक्शन में रिडक्शन ऑब्जर्व करने किसी भी एलिमेंट के लिए, तो हम वो वाला एलिमेंट डिसाइड करते हैं जिसमें जितनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ रिडक्शन ऑब्जर्व करने के लिए हमें मोर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू को ऑब्जर्व करना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कैथोड पर रिडक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व करना होगा। और जब आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व करते हो तो सिल्वर आयन में आपको 0.8 वोल्ट मिलता है और हाइड्रोजन आयन में आपको 0 वोल्ट मिलता है। तो दोनों में से आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये हमारी हायर वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, तो हमें इसकी ऑब्जर्वेशन मिलती है कैथोड पर, विच मीन्स कैथोड पर आप कैसे डिसाइड करोगे? हायर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू। और वहीं पर जब हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हम नेगेटिव यानी कि लोअर वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, नीचे वाली वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं। जितनी आपकी लोअर मिलेगी वैल्यू उतनी ही आपकी वो ऑक्सीडेशन अच्छी शो करेगा। यानी ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए हम एक लोअर E0 वैल्यू को कंसिडर करते हैं। यानी यहाँ पर आप क्या कंसिडर करोगे? लोअर E0 वैल्यू को कंसिडर करोगे। अब यहाँ पर जो आपके पास ये दोनों आयंस हैं इनमें आप डिसाइड करोगे कौन सा जो आपके पास आयन है वो लोअर E0 पोटेंशियल वाला होगा और उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन को परफॉर्म करोगे। सो कैथोड पर तो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जिसकी हायर वैल्यू होगी, विच मीन्स यहाँ पर सिल्वर आयन की हायर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पर सिल्वर की डिपोजिशन मिलेगी क्योंकि हमें यहाँ पर सिल्वर आयन की रिडक्शन ऑब्जर्व होती है विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, जिसमें हमारा सिल्वर कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। तो कैथोड वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर जब हम पहुँचते हैं तो हम इलेक्ट्रोड को ऑब्जर्व कर रहे हैं विच इज सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड कैसा है? एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, विच मीन्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपने आयंस को रिलीज करेगा क्योंकि है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ये क्या करेगा? सिल्वर आयंस को रिलीज करेगा जो फिर फर्दर रिडक्शन में हेल्प करेंगे और आपके सिल्वर की डिपोजिशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रेट आयन है ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैक करेगा और सिल्वर आयन का रिलीज कॉज करेगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्जर्व होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन डिसाइड होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम एनोड की पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, एनोड की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमें एक लोअर E0 वैल्यू को कंसिडर करना है और जब हम कैथोड की रिडक्शन रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमें हायर E0 वैल्यू को कंसिडर करना है।
सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसे आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? सो सबसे पहले तो आयंस बताने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम अलग अलग एनोड और कैथोड की बात करेंगे। सबसे पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारे पास एक सिल्वर आयन की रिएक्शन और एक हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन है। दोनों के ही पोटेंशियल्स हमने यहाँ नोट करे हैं। कैथोड पर हमने देखा था हायर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल वाले में रिडक्शन होती है। सो सिल्वर आयन हैव हायर इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, देयरफॉर सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड, या फिर आप बोल सकते हो कि सिल्वर आयन विल शो रिडक्शन एंड सिल्वर विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये तो हो गया हमारा कैथोड वाला पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एनोड। अब एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर हमारे पास अटैक होगा। नाइट्रेट आयन विल अटैक एट एनोड एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ सिल्वर आयंस, और इससे जो आपके सिल्वर आयंस रिलीज होंगे वो अगेन कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में अगेन आपको टोटल आयंस फाइंड आउट करने हैं। आयंस हमारे पास फिर से एक्वस सोल्यूशन है AgNO3 का विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो सारे के सारे आयंस हमने नोट कर लिए। कैथोड पर हम स्टार्ट करेंगे। कैथोड पर पॉजिटिव आयंस की रिडक्शन होती है, विच मीन्स यहाँ पर हमारे दो पॉजिटिव आयंस है, सिल्वर आयन एंड हाइड्रोजन आयन, जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करें। विच मीन्स जो हमें फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट मिला था सिल्वर आयन से सिल्वर की डिपोजिशन, वही हमें यहाँ पर भी ऑब्टेन होगा। सो हम कैथोड पर तो सेम आंसर करेंगे। सो कैथोड पर क्या हो रहा है? सिल्वर आयन हैव हायर E0 वैल्यू, सो सिल्वर विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये तो हो गया हमारा कैथोड की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एनोड। अब एनोड पर यहाँ पर हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कंसिडर करें, और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हमें पता है दे आर इनर्ट इन नेचर, दे डोंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो मतलब हमारे ये जो आयंस है ये रिएक्शन शो करेंगे अब एनोड पर। सो एनोड पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, सो इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय एनी आयन। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों आयंस के आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप इनके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक नाइट्रेट की 0.97 वैल्यू मिल रही है और OH नेगेटिव आयन की 0.83 वैल्यू मिल रही है, विच मीन्स कि अब हमें यहाँ पर इन दोनों से ही ऑक्सीडेशन को शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हमने देखा था जितनी कम वैल्यू होगी उतनी बेटर ऑक्सीडेशन होगी, विच मीन्स लोअर E0 वैल्यू जिसकी होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? द OH नेगेटिव आयन हैव लोअर E0 वैल्यू, सो OH नेगेटिव आयन विल बी डिस्चार्ज्ड एट एनोड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। सो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की रिएक्शन ऑब्जर्व होगी जिसमें आपका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आपको बस पार्ट्स को सॉल्व करते हुए यही ध्यान रखना है कि जब आप कैथोड की बात करोगे तो हायर E0 वैल्यू को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना अच्छा रिडक्शन होगा। और जैसे ही आप ऑक्सीडेशन यानी एनोड पर जाओगे तो आपको लोअर E0 वैल्यू को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी। सो थर्ड पार्ट में आपको क्या पूछा हुआ है? आई डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी हमारे पास यहाँ पर जो आयंस होंगे वो होंगे H2SO4 के और वाटर के। वाटर में H पॉजिटिव और H2SO4 में दोनों में कॉमन है, तो यहाँ जो पॉजिटिव आयन है वो सिर्फ H पॉजिटिव है, विच मीन्स कैथोड के लिए कोई फाइट नहीं है, एक ही कैटाइन है। सो ओनली वन कैटाइन प्रेजेंट, सो इट विल गेट डिस्चार्ज एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। आपको इस टाइप की रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स एनोड। अब एनोड पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एनोड है आपका उसमें आपको रिएक्शन नहीं देखनी, क्योंकि H2SO4 के केस में हम देखते हैं कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंसीडर करा है या कॉन्सेंट्रेटेड कंसीडर करा है। क्योंकि अगर हम डाइल्यूट कंसीडर करते हैं तो हमारे OH नेगेटिव आयंस का हमें डिस्चार्ज ऑब्जर्व होता है, और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड कंसीडर करते हैं तो हमें सल्फेट आयंस का डिस्चार्ज ऑब्जर्व होता है। सो यहाँ क्वेश्चन में हमने क्या कंसीडर करा है? डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, which means कि dilute solution है तो OH negative will get discharged and oxygen gas is produced. So यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइड आयन का डिस्चार्ज ऑब्जर्व होगा। तो ये तो हो गया हमारा एनोड वाला पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी अब यहाँ पर CuCl2 का एक्वस सोल्यूशन है, विच मीन्स हमारे पास यहाँ 4 डिफरेंट टाइप के आयंस हैं। तो जब हम कैथोड की बात करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आयंस के बीच में फाइट होगी। जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को नोट कर रहे हैं, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू में ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, सो हायर E0 वैल्यू विल गेट डिस्चार्ज एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब हम जब एनोड की बात करते हैं तो अगेन हमें दोनों के दोनों जो एनायंस हमने कंसिडर करें उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को नोट करना पड़ेगा।
सो जब आप इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को नोट करते हो तो आपको कुछ इस टाइप के पोटेंशियल्स ऑब्जर्व होते हैं। अब इन पोटेंशियल में आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये कम वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, विच मीन्स कि आपकी जो कम वाली वैल्यू है वो डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारा यहाँ पर ये प्रेफर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और ये जो हमारा डिस्चार्ज है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस होने की वजह से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है पोटेंशियल का, ताकि हम यहाँ पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकें। और वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई हो रहा है पोटेंशियल का, वो हमारा उस रिएक्शन को स्लो करने की वजह से हमें वो ओवर पोटेंशियल का जो डिस्टर्बेंस है वो फेस करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर Cl2 वाली गैस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। सो वन विद लोअर E0 वैल्यू शुड बी प्रेफर्ड, बट ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन रिएक्शन इज ऑफ प्रेफर्ड। आपकी ये रिएक्शन मिलती है क्योंकि यहाँ पर काइनेटिकली स्लो रिएक्शन होने की वजह से ओवर पोटेंशियल की हमें यहाँ डिस्टर्बेंस मिलती है, जिस वजह से हम Cl नेगेटिव आयन के डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करते हैं। सो Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। इस वजह से एनोड पर हमें क्लोरीन गैस का रिलीज ऑब्जर्व होता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18 एंड विद दिस योर बैक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।